हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं एहसानुल्लाह, आपका साइंस एंड इंग्लिश मेंटोर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप सबको पता है कि इंग्लिश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो या हम कॉलेज लेवल की बात करें या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है और एक डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर ख़ासकर जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जो सबसे ज़्यादा मसला होता है वो इंग्लिश के हवाले हवाले से है। तो आज हम इसी सिलसिले में इंशाल्लाह हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में जो सबसे इम्पोर्टेंट और एक डिसाइडिंग जो सब्जेक्ट होता है वो है एसे राइटिंग। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो एसे राइटिंग के हवाले से होगा। एसे राइटिंग के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स के, एसे राइटिंग के लिए यानी ये एक राइटिंग क्लास है। अगर आप राइटिंग करेंगे, जितनी आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप जो है वो एसे राइटिंग उसमें परफेक्शन आएगी। अगर आप राइटिंग नहीं करेंगे, हो सकता है आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो, मगर आपने जो नॉलेज है वो राइटिंग के ज़रिए कम्युनिकेट करना है। विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस यू कैन नेवर मास्टर एसे राइटिंग। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक राइटिंग क्लास है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है। और इस ये जो हमारे लेक्चर्स है, 10 से 15 हमारे लेक्चर्स जो है वो एसे राइटिंग पे होगी। फिर उसके बाद एक 10 से 15 लेक्चर्स हमारे प्रेसी राइटिंग पे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो सब्जेक्ट्स है। तो एसे राइटिंग में जो बिफोर के मैं आपको ये बताऊं कि एसे क्या है, एसे राइटिंग किस तरह होती है, उससे पहले मैं दो इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाऊंगा। सबसे पहली वीडियो ये होगी कि व्हाई इज़ एसे राइटिंग इम्पोर्टेंट, एसे राइटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। जब आप एसे राइटिंग करते हैं तो आपकी एसे राइटिंग से जो एग्जामिनर है वो क्या असेस करना चाहता है, वो आपसे क्या डिमांड करता है, वो किन सूरतों में आपको पास कर सकता है और किन केसेस में आपको फेल कर सकता है। जब आप एसे राइटिंग करते हैं तो एग्जामिनर आपके अंदर क्या असेसमेंट करता है। तो ये पहला हमारा लेक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले दो लेक्चर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम प्रॉपरली एसे के जो यानी लेक्चर्स है जिसमें एसे क्या है, किस तरह राइटिंग करेंगे, क्या उसके अंदर स्टेप्स है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, व्हाई इज़ एसे इम्पोर्टेंट या व्हाई इज़ एसे राइटिंग इम्पोर्टेंट। एसे जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। उसके बहुत सारे सेवरल रीज़न्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 to 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न्स जो कि इंस्ट्रूमेंटल है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको एग्ज़ामिनर देखता है आपके असेसमेंट के लिए, वो मैंने डिस्कस की है। तो सबसे पहले जो एसे राइटिंग है उसमें एग्ज़ामिनर क्या देखता है, वो असेस करता है, असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। वो कैंडिडेट की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको असेस करना चाहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये कोई इतना कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा होश से मुझे सुनेंगे और इस पे सोचेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग दो अल्फाज का मुझ में, थिंकिंग सोचना, हर इंसान जो है वो सोचता है। यानी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसान के अंदर कि वो सोचता है। थिंकिंग का मतलब है सोचना, क्रिटिकल का मतलब है जांच परख कर, यानी हर एंगल से सोचना, और अच्छी तरह देख कर सोचना। क्रिटिकल का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सोचते हो, क्रिटिकली सोचते हो, अच्छी तरह देख के सोचते हो, देखभाल करके सोचते हो, जांच पड़ताल करके सोचते हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पायरेंट है और वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है। तो सबसे पहले वो सोचता है कि मैंने पढ़ना है, मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अच्छा, सोचने के बाद वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता है कि अब मैं किस तरह पढ़ूंगा, क्या मैं अकेले पढ़ूंगा या मैं ग्रुप्स के अंदर पढ़ूंगा। फिर वो जाकर कंपैरिजन करता है, वो प्रैक्टिकली ये काम करता है कि वो अकेले में भी पढ़कर देख लेता है और ग्रुप्स में भी पढ़कर देख लेता है। तो उसके बाद जो है वो फिर थिंकिंग करता है कंपैरिजन के बाद कि क्या मैं अकेले से ही पढ़ सकता हूँ या क्या मैं ग्रुप्स के अंदर से ही पढ़ सकता हूँ। उसके बाद वो डिसाइड करता है। और उसके बाद जो है अगर वो अकेले से ही पढ़ सकता है तो वो अकेले पढ़ने का डिसाइड करता है, और ग्रुप्स में अगर वो पढ़ सकता है तो वो ग्रुप्स में पढ़ने के लिए डिसाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दी, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें 4 स्टेप्स है। सबसे पहले थिंकिंग, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना, फिर कंपेयर करना और फिर डिसाइड करना, और फिर उससे कोई लॉजिकल रिजल्ट को डिड्यूस करना, कोई ऐसा रिजल्ट उससे निकालना
थिंकिंग के बाद कि लॉजिक जो है उसको एक्सेप्ट करे, कि इंसानी ज़हन जो इसको एक्सेप्ट करे, जिसके अंदर कोई लॉजिक हो, यानी कोई जो है वो लॉजिकली उस बात को एक्सेप्ट किया जा सके, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स केयरफुली एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, आर्गुमेंट्स और सिचुएशंस टू मेक रीजन्ड जजमेंट। यानी केयरफुली आपने किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना है, फिर आपने जो है उस पर क्रिटिकली थिंक करके आपने अपने लॉजिकल आर्गुमेंट्स देने होते हैं। तो अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग से क्या होता है? एग्जामिनर क्या असेस कर सकता है? इट इवेलुएट्स, इवेलुएट का मतलब जांचना, परखना, मालूम करना, डिस्कवर करना। ये क्या इवेलुएट करता है? किसी भी कैंडिडेट की एबिलिटी को इवेलुएट करता है कि क्या वो एनालाइज कर सकता है किसी चीज़ को, क्या वो इंटरप्रेट कर सकता है किसी चीज़ की, तोज़ी कर सकता है, किसी चीज़ को वाज़े कर सकता है, क्लियर कर सकता है, और क्या वो कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकता है कि जिसको लॉजिक माने। तो ये सबसे पहला स्टेप है जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, जिसमें जो एग्जामिनर आप जिससे आपकी असेसमेंट करता है। अच्छा, एक दूसरी मैंने एग्जांपल दी है कि फॉर इंस्टेंस आपको एग्जामिनर ने एक ऐसे दी है, और वो है प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग जब कोई कैंडिडेट करता है, कोई एस्पायरेंट करता है या कोई स्टूडेंट करता है, तो वो क्या करेगा इस ऐसे के अंदर? वो क्या करेगा? कैंडिडेट मस्ट एनालाइज, उसको एनालिसिस करनी चाहिए बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो बेनिफिट्स के बारे में भी बताएगा और ड्रॉबैक्स के बारे में भी बताएगा, मगर किस तरह बताएगा? प्रोवाइडिंग एविडेंस एंड रीजनिंग। ऐसे एविडेंसेस और रीजंस देंगे कि वो उसके हर पॉइंट को सपोर्ट करें। तो सबसे पहले जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की असेसमेंट होती है आपके ऐसे से। और नंबर 2 पर है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कम्युनिकेट करना, किसी के साथ तबादला ख्याल करना, अपने ख्याल को शेयर करना, अपने आइडियाज़ को शेयर करना, अपनी थिंकिंग को शेयर करना। जब आप किसी के साथ अपनी थिंकिंग को, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जो आप सोचते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप या तो उसके स्पीकिंग से उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या राइटिंग से। तो ऐसे राइटिंग में आप राइटिंग के ज़रिए अपने आइडियाज़ किसी भी टॉपिक के बारे में कम्युनिकेट करते हैं टू द एग्जामिनर। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैं डियर स्टूडेंट्स आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, दो दोस्त हैं, वो किसी रश वाली जगह में जा रहे हैं, और किसी वजह से जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए, और वो एक दूसरे से गुम हो गए। तो अब वो जो है, एक दोस्त जो है उसको फ़ोन करता है और उसको बताता है कि वो बहुत ही रश वाली जगह है, और कोई ऐसी जो है अननोन सी कोई जगह है जो जिसमें वो दोनों पहली बार जाते हैं। तो अब फ़ोन के ज़रिए उसको बताता है कि आप ऐसे आ जाए, इस रास्ते पे आ जाए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। उसके साथ कम्युनिकेट करता है, उसको अपनी बात सही तरह समझा पाता है। तो अगर वो अपनी बात को सही तरह समझा पाएगा उसको, तो वो आसानी से उसको ढूंढ लेगा। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि आपकी बात दूसरों को समझ आ जाए और दूसरों की बात आपको समझ आ जाए। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, और यहाँ पर आपकी थिंकिंग आप कन्वे कर रहे हो थ्रू राइटिंग। राइटिंग के ज़रिए आप एग्जामिनर को बताते हो कि मैं क्या सोचता हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है? रेफर टू द एबिलिटी टू कन्वे आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफ़ेक्टिवली। आप अपने आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन को बहुत ही क्लैरिटी के साथ, इफ़ेक्टिवनेस के साथ आप कन्वे करते हो, चाहे वो स्पीकिंग में हो या राइटिंग में हो। अच्छा, इसमें लिसनिंग भी होती है, यानी आप दूसरों को समझना। लिसनिंग में भी कम्युनिकेशन, कि आप अगर किसी को लिसन करके समझ जाते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी लिसनिंग की जो कम्युनिकेशन पावर है वो बेहतर है। तो ये डियर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन। नंबर 2 पर है कम्युनिकेशन स्किल्स। अ कैंडिडेट में बी आस्क्ड टू राइट अबाउट क्लाइमेट चेंज। अभी मैंने एग्जांपल दी है कि आपको कहा जा सकता है कि आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई ऐसे लिखे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या करेंगे? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी बात को अच्छी तरह कम्युनिकेट करूं, तो आप कैसे कर पाएंगे? स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट कम्प्लेक्स आइडियाज़ लाइक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स, क्लाइमेट पॉलिसीज़। उसमें वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स के बारे में बताएगा, क्लाइमेट पॉलिसीज़ के बारे में बताएगा, एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बताएगा। इस तरह बताएगा कि वो जो देखने वाला है, वो जो रीड करने वाला है, या वो जो सुनने वाला है, वो उसको अच्छी तरह समझ जाए। अच्छा, ये दूसरा स्किल है। अब तीसरा जो है वो, जो एग्जामिनर आपके एसे से असेस करता है, वो क्या करता है? डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज।
वो आपको कोई भी एसे दे सकता है, कोई साइंटिफिक एसे दे सकता है, कोई रिलीजियस एसे दे सकता है, कोई सोशल टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एसे दे सकता है आपको। वो असल में ये असेस करना चाहता है कि क्या आपको सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं। फॉर इंस्टेंस वो आपको केमिस्ट्री, साइंस में केमिस्ट्री का कोई टॉपिक दे सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, या बायोलॉजी का कोई साइंस में टॉपिक दे सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में सही तरह से नॉलेज नहीं होगा, तो आप उसको सही तरह से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप उसको सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो वो आपसे किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकता है, उस सब्जेक्ट के बारे में आप उस वक्त बेहतर लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब आप उस जब आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको जो है यानी डिमॉन्स्ट्रेशन में मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे मैंने कहा कि वो फोटोसिंथेसिस के हवाले से आपसे बात कर सकता है। तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके दो तीन और पॉइंट्स है जो उस तरफ लिखे हुए हैं। मैं अपने कैमरे की सेटिंग करूँगा, फिर दोबारा से इसी वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नंबर 4 पर है क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपके एसे के ज़रिए से जो एग्ज़ामिनर आपके अंदर असेस करता है वो है आपकी क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि यानी कि कुछ न्यू आइडियाज़ को सामने लेकर आना, कुछ ऐसे आइडियाज़ को सामने लेकर आना कि जो पहले किसी ने उनको पेश ना किया हो, कुछ न्यू आइडियाज़ हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। फॉर इंस्टेंस ये सबको पता है कि जो पॉवर्टी है उसके बहुत सारे रीज़न्स है। उसमें एक रीज़न जो है वो करप्शन है, एक रीज़न जो है वो बेड गवर्नेंस है, बहुत सारी रीज़न्स हो सकती है। तो आप कोई ऐसे रीज़न बयान करें जो किसी और ने बयान ना की हो। यानी कोई क्रिएटिव कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ आप क्रिएट करें जिसको किसी दूसरे ने क्रिएट ना किया हो। और ओरिजिनलिटी का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा करें जो पहले किसी ने वो आइडिया पेश ना किया हो। तो इसको हम कहेंगे क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। तो ये जो नंबर 4 पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी है। क्रिएटिविटी मीन्स थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स टू डेवलप न्यू आइडियाज, सॉल्यूशंस, अप्रोचेस। अब किसी भी प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो तो सबके पास हो सकते हैं, मगर आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो समथिंग न्यू हो। यानी कोई ऐसा आइडिया हो जो समथिंग न्यू हो। और ओरिजिनलिटी का मतलब है जो जो पहले उस आइडिया को किसी ने पेश ना किया हो। फॉर इंस्टेंस इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप जो है कोई जो है यानी प्रेजेंटेशन आप पेश करें। तो प्रेजेंटेशन में नॉर्मली ये होता है कि जो है लोग मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं और स्लाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये तो सब करते हैं। तो आपने न्यू क्या करना है? आपने ये करना है कि आप बजाय स्लाइड्स के ज़रिए प्रेजेंटेशन पेश करें, आप ये करें कि आप यानी एक छोटी-सी वीडियो बनाएँ, एनिमेटेड वीडियोज़, और इस एनिमेटेड वीडियोज़ के ज़रिए जब आप अपने प्रोजेक्ट को पेश करेंगे तो ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपने जो भी ऐसे लिखा है, जो भी आपने किसी टॉपिक के हवाले से अपने आइडियाज़ को पेश किया है, वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, तरतीब के साथ होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आपको एक ऐसे वो देता है कि आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया ये आपने बयान करने हैं। तो सबसे पहले आप तरतीब क्या होगी कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, सोशल मीडिया के हवाले से कुछ बातें आप बताओगे, फिर उसके बाद जो पैराग्राफ्स है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर जो बीच में पैराग्राफ्स है उसमें आप कुछ पैराग्राफ्स के अंदर आप उसको एडवांटेजेस बताएंगे, और कुछ पैराग्राफ्स के अंदर आप उसको ड्रॉबैक्स या शॉर्ट कमिंग्स बताएंगे। तो फिर आप कंक्लूजन करोगे। जब आप कंक्लूजन करोगे तो इस तरह कंक्लूड करोगे कि आपकी बात जो है वो मुकम्मल तौर पर कन्वे हो जाए। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। आपने ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस। और कोहेरेंस का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपके जो आइडियाज़ है एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, और आप उधर इधर उधर की बात ना कर रहे हैं। आप जो बात आपने की है आप उसको लेकर चल रहे हैं, एक आइडिया दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस तरह कनेक्टेड हो कि उसका एक सेंस बन जाए, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस
का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल ऑर्डर, while coherence means making sure all parts of a discussion are connected and make sense together. यानी आइडियाज़ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड भी होना चाहिए, उसमें तरतीब भी होनी चाहिए और कोहेरेंस एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, ताकि आपके आइडियाज़ जो है वो सही सेंस पेश कर सके और आपका आइडिया जो है वो कम्युनिकेट हो सके। अच्छा, इसमें सबसे लास्ट में है डियर स्टूडेंट्स, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम में एस्से राइटिंग के लिए या कोई भी पेपर को सॉल्व करने के लिए। वो लिमिटेड टाइम इसलिए आपको दिया जाता है ताकि एग्ज़ामिनर ये असेस कर सके कि आप टाइम मैनेजमेंट विद इन एलोकेटेड टाइम आपको जो टास्क दिया गया है क्या आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं? क्या आप प्रेशर को जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्या आप जो है वो विद इन गिवन टाइम अपने एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको एक ख़ास टाइम दिया जाता है, उस विद इन दैट टाइम लिमिट आपको जो है वो ऐसे लिखना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट is the ability to use and plan your time effectively to accomplish tasks and meet deadlines। यानी tasks को within the given time complete करने, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यही होता है कि स्टूडेंट्स आर गिवन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू राइट एन essay in order to test their ability to plan and manage their time effectively under pressure। यानी क्या आप टाइम को प्रेशर के, जब प्रेशर हो आपके ऊपर, अंडर प्रेशर, क्या आप टाइम को सही तरह से मैनेज कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। सबसे पहले एस्से के हवाले से आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको ये बताएंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो एस्से में फेल क्यों होते हैं और किस तरह जो है वो एस्से पर मेहनत करके इस सब्जेक्ट को आसानी से पास कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके और हमारी भी अप्रिसिएशन हो सके। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।